Pranam everyone, good morning. Welcome to Rajmada Vidya Vihar online classes. This is your BA Business Studies lecture, chapter number 2, Principles of Management. और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ रहे थे कि हेनरी फेयोल के अंडर उसमें पढ़ रहे थे कि क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, उसके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा हमको जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट करते टाइम जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए वो चीज़ें हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कि डिवीज़न ऑफ वर्क, सबसे पहले डिवीज़न ऑफ वर्क, काम करना जो होता है, जो काम को उनके एजुकेशन या उनके स्किल के हिसाब से डिवीज़न करना, डिवाइड करना। इन मैनेजमेंट मोर वेटेज इज़ गिवन इन द हायर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। मैनेजमेंट में ज़्यादा वेटेज, जो ज़्यादा भार जो दिया जाता है वो एफिशिएंसी को दिया जाता है। हायर एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो स्किल है एम्प्लॉय की या जो उसका एजुकेशन है वो उसके हिसाब से अगर उसको काम मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकता है। मैनेजर्स का भी ऐसा ही होता है, उनकी स्किल, उनके डिग्री के हिसाब से उनको काम मिलता है। प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है, इक्विपमेंट्स जो है, प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स हैं, उनको जब आप यूज़ करते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है अच्छी तरीके से जब आप यूज़ करते हैं। अब ऐसा यूज़ कौन कर पाएगा अच्छी तरीके से? जो स्किल्ड वर्कर है, जो स्किल्ड एम्प्लॉई है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। मोर ओवर डिसीजन ऑफ वर्क इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। इसी वजह से डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना, वो भी ढंग से मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल थ्रू द डिवीज़न ऑफ वर्क। वही स्पेशलाइजेशन होना किसी भी काम में स्पेशलाइज्ड होना, ये भी एक डिवीज़न ऑफ वर्क ही है। उसको समझ के काम देना, कौन ज़्यादा अच्छा काम कहाँ पे कर पाएगा। डिवीज़न ऑफ वर्क शुड बी डन एट मैनेजरियल एंड फैक्ट्री लेवल टू टेक बेनिफिट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का एक काम होता है, ये डिवीज़न ऑफ वर्क। अच्छी तरीके से अगर आप डिवाइड करते हैं का वर्क को, और फिर तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और अपने पावर को समझना पोस्ट के हिसाब से। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू साइड्स ऑफ द कॉइन, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, ठीक है। हेड एंड टेल्स जो बोलते हैं ना, तो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना पावर होगा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि डिसीजन मेकर होगे आप, तो पावर है आपके पास। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर आर इनकम्प्लीट होता है। अगर आपके पास पावर है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सबसे बड़ी कुर्सी पे, सबसे ऊपरी पोस्ट पे जाके बैठ गए और आपको अब कुछ काम नहीं करना, ऐसा नहीं है। फिर मेंटल वर्क बढ़ जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था आगे, ठीक है। मेंटल वर्क बढ़ जाता है, डिसीजन मेकर हो जाते हो आप। तो और ऐसे ही सेम एज रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके ऊपर है तो आपके पास पावर भी होनी चाहिए, तभी आप किसी काम को अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। व्हेन अ पर्सन इज असाइंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सम जॉब, अगर किसी एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, एट द सेम टाइम पावर असाइंड इज एसेंशियल, उसी टाइम पे पावर भी देनी पड़ती है। वाइल असाइनिंग द पावर, जब पावर मिलती है तो डिफरेंट पैरामीटर्स, वो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, पावर के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अब डिपेंड करता है, अब ऐसा पावर मिल जाना इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे ट्रस्टी ही हो गए, आप सीधे मालिक हो गए फैक्ट्री के, ऐसा नहीं है। पावर मिलने का मतलब अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आर्ट ऑफ लीडरशिप, मैच्योरिटी, ये सारी चीज़ें आप पावर अगर आपको दी जा रही है तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स काम करते हैं। आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपके अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं, शुड बी कंसिडर्ड। एज अ रिजल्ट इंथुजियाज्म ऑफ एम्प्लॉयज़, जब अच्छा मैनेजमेंट होगा, अच्छा मैनेजर काम कर रहा होगा, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंथुजियाज्म जो है, ठीक है, वो राइज एंड एम अचीवमेंट बिकम्स ईजी। फिर क्या होगा, जो लीडर अच्छा होता है तो जो है क्या होता है, काम भी अच्छा बनता है। डिसिप्लिन, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
ऑप्टिमम यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक ठाक इक्विपमेंट्स का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा. कंसिस्टेंसी ऑफ एक्टिविटीज़ आर वेरी मच नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्रिएट्स सर्टेन काइंड ऑफ हारमोनियस एनवायरनमेंट. एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है डिसिप्लिन से. कोई भी काम करना हो उसमें डिसिप्लिन इज मस्ट. ओके, सो इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन एस्टेब्लिश बाय सर्टेन काइंड ऑफ रूल्स. कोई भी जगह पे, किसी भी जगह पे डिसिप्लिन एक रूल लेकर आता है, एक रूल बनाता है, एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, एज अ, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आता है. एंड एज अ रिजल्ट गवर्नेंस टेक्स प्लेस इन ए यूनिट. और गवर्नेंस आती है मतलब कि एक अथॉरिटी होती है, वो डिसिप्लिन अपना चलाती है, रूल्स और रेगुलेशंस लाती है, और उस रूल्स और रेगुलेशंस पे हमको चलना पड़ता है, उसी पे ही काम करना पड़ता है. व्हेन एम्प्लॉयज़ आर मोर, जब ज़्यादा लोग अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, देन कंट्रोल बिकम्स ईजी फॉर डिसिप्लिन. डिसिप्लिन से ही कंट्रोल बनता है, ठीक है. अब डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो फिर कोई भी इंसान कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है, कभी भी कुछ भी कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा. एंड कोड ऑफ कंडक्ट, एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट इन जॉब इंक्रीजेज. एम्प्लॉयज़ जो है अगर ढंग से काम करेंगे, उनका इंटरेस्ट ही है, तो जॉब अच्छी बनेगी. मैनेजर्स इवन कैन टेक वर्क इजीली. मैनेजर्स भी अपना काम अच्छी तरीके से कर सकेंगे. सुपरविजन, क्लियर एंड अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन वर्कर्स एंड ऑनर्स, एंड अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पनिशमेंट एट एवरी लेवल आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिसिप्लिन. डिसिप्लिन के लिए सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कोई भी किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करवा कर उस काम को अच्छी तरीके से करवाना, ये सारे की सारी चीज़ें डिसिप्लिन से ही होती हैं. नाउ यूनिटी ऑफ कमांड. एम्प्लॉयज़ कैन नॉट फॉलो ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर. एम्प्लॉयज़ जो हैं, एक आदमी होना चाहिए उनके ऊपर जो जिसका कि ऑर्डर वो फॉलो करें. Hence, this principle shows the employee should get order from only one superior for any job or activity. कोई भी जॉब या एक्टिविटी हो, एक सुपीरियर होना चाहिए, उसका एक लीडर होना चाहिए जिसको वो फॉलो कर सके. एक ही होना चाहिए. अब 10 लोग हुए तो 10 लोग ऑर्डर करेंगे तो फिर एम्प्लॉय भी क्या हो जाएगा, वो वर्कर जो है वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा किसकी बात माने. क्योंकि 5 लोग हैं तो 5 सुपीरियर लोग हैं तो 5 लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग सोच होती है हर चीज़ की. It means that employee should be responsible for only one superior for particular job or department. Due to this principle, इसी principle पे confusion never arises. जो मैंने आपको कहा कि confusion कभी नहीं आता अगर एक ही इंसान की सुननी हो तो. Among employees in regards to order, if more than one orders are given, अगर एक से ज़्यादा orders दिए जाएंगे, 5 लोग हैं मैंने कहा तो 5 orders आएंगे, create confusion among employees and industrial discipline cannot be maintained due to that. इसकी वजह से उसमें डिसिप्लिन नहीं बन पाता है. नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. प्लानिंग, डायरेक्शन मतलब प्लानिंग इज आउटलाइन ऑफ फॉर फ्यूचर. फ्यूचर की आउटलाइन होती है. फ्यूचर में हमारे फर्म कैसे चलने वाली है वो हम प्लानिंग से ही डिपेंड होता है, प्लानिंग से पता चल जाता है. दिस कैन बी डन थ्रू द जॉब डिवीज़न एंड स्पेशलाइजेशन. प्लानिंग भी जॉब डिसीजन जो होता है या फिर जो भी वर्क जो दिया गया है, डिवाइड किया गया है, या जो स्पेशलाइज्ड जो पर्सन होते हैं वो प्लानिंग करते हैं. इफ़ डेविएशंस आर फाउंड ड्यूरिंग प्लानिंग, अगर प्लानिंग के टाइम पे डेविएशंस आते हैं मतलब अलग अलग प्लानिंग होती है, दैट द डायरेक्शन गाइडेंस इज प्रोवाइडेड. उस समय गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. प्लानिंग करने के लिए भी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है कि भाई क्या अच्छा है और क्या बुरा है. दीज डायरेक्शन शुड बी गिवन बाय द सुपीरियर अथॉरिटी. और ये जो डायरेक्शन है वो कौन देता है, सुपीरियर जो अथॉरिटी होती है वो देता है. बाय डूइंग दिस कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल टास्क एंड एफर्ट्स कैन बी डन ईजीली. और जब वो सुपीरियर जो है आपको जो है आपको डायरेक्शन देता है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बनता है, ठीक है. एफर्ट्स, जो काम करने का जो एफर्ट है वो थोड़ा इजी हो जाता है डायरेक्शन से. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर एम्प्लॉयज ग्रुप एंड दिस ग्रुप शुड बी डूइंग जॉब फॉर ओनली वन पर्पज़. एक ही पर्पज़ से काम करते हैं कि कैसे ज़्यादा अच्छा डिसीजन हो कि हमारी फर्म को बेनिफिट मिले. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट.
नाउ सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल्स, मैनेजमेंट इज द कलेक्टिव एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक कलेक्टिव एक्टिविटी मतलब एक कमिटी होती है, एक पूरे की पूरी कमिटी होती है। हेंस देयर शुड बी द कोऑर्डिनेशन। इसी वजह से वो जो कमिटी है या जो जो लोग हैं, वो जो पूरी टीम है, उसमें क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन द पर्सन एंड डिपार्टमेंट, ठीक है, लोग वर्कर्स के बीच में, अथॉरिटी के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सब मिलजुल कर काम करें, ऐसा होना चाहिए। दिस रिजल्ट्स इन एन ईजी अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स एंड बिजनेस यूनिट। अगर ऐसा होता है तो बिजनेस यूनिट के लिए, जो बिजनेस है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है ये काम। This principle shows that interest of individual or employee group should be considered as subsidiary against the interest of whole unit. ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल बताता है इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, हर एक इंडिविजुअल, भले वो कमिटी एक पूरी टीम है, पर हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट बताता है कि जो है हमारा जो यूनिट है या हमारा जो बिजनेस यूनिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाए और आगे बढ़े, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट कॉमन इंटरेस्ट, और हर एक इंडिविजुअल का अगर यही मोटिव होगा, अगर यही गोल होगा, तो वो कमेटी का गोल बन जाएगा, तो ये कॉमन इंटरेस्ट बन जाएगा, प्रोमिनेंट इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो इसको हम टीम, पूरी टीम का इंटरेस्ट बता देंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअली हर एक के मन में एक ही चीज़ होनी चाहिए। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल, ओके, इसके बदले में हमको मिलता क्या है, रिम्यूनरेशन क्या होता है इसके बदले क्या मिलता है हमको। रिम्यूनरेशन मीन्स रिटर्न, है ना। उसके बदले हमको क्या मिला, रिम्यूनरेशन का मतलब होता है रिटर्न, उसके बदले क्या मिल रहा है, अगेंस्ट द सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयज़ जो सर्विस देते हैं, उसके बदले उसको मिलता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी शुड बी सूटेबल। हमेशा उसको पोस्ट, उसका एजुकेशन और इन सब के हिसाब से उसको सूटेबल, उसको एम्प्लॉय को उसका रिटर्न मिलना चाहिए। आइडियली पेमेंट ऑफ वेजेस मेक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉय। जो पेमेंट होती है वो ओनर और एम्प्लॉय के बीच में, अगर उसको सही ढंग से उसको पेमेंट मिल रही है तो उनके बीच के रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत करती है। ऑल एम्प्लॉयज़ डू नॉट वर्क विद द सेम एफिशिएंसी इन यूनिट। सभी लोग एक जैसा काम नहीं करते, ठीक है। देयर आर सम एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हु आर गिविंग मोर प्रोडक्शन डूइंग वर्क मोर, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं उस यूनिट में और उस यूनिट को काफ़ी बेनिफिट दिलवाते हैं। दे शुड बी कंपनसेटेड अगेंस्ट देयर एफिशिएंसी। तो उनको कंपनसेशन उसका मिलना चाहिए, उसका रिटर्न उनको मिलना चाहिए। बाय डूइंग दिस वर्कर टर्न ओवर रेट डिक्रीजेस। प्रमोशनल स्कीम्स, तो क्या होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जो काम कर रहा है बंदा जो भी है, उसको अगर उसके बदले में रिटर्न उसका अच्छा नहीं मिलता है तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, मतलब उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो प्रमोशनल स्कीम्स होनी चाहिए, लाइक बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजरियल कमिटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर स्किल्ड वर्कर्स। जो स्किल्ड वर्कर है उनको रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। Centralization, there must be clarity that to which extent centralization or decentralization should be done to make successful management infrastructure, ठीक है। ये क्या होना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो ओनर है, जो पावर है जिसके पास, ठीक है, वो जो है ढंग से, अगर वो जो भी ऑर्डर दे रहा है या जो भी काम कर रहा है वो बहुत ही क्लियरली आना चाहिए मैनेजमेंट के पास, ठीक है, क्लियरली समझ में आना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो ताकि ज़्यादा अच्छी तरीके से हो। और जब ये होता है तो हमारा जो यूनिट है, बिजनेस यूनिट है, वो अच्छी तरीके से चल पाता है और मैनेजमेंट भी सक्सेसफुल रहता है, समझ जाता है अगर तो उसको। इफ पावर्स आर नॉट डेलिकेटेड इन इट इज सेंट्रलाइजेशन, अगर पावर जो जिसके पास है, अगर वो लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, तो वो असर डालती है एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ पे। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन शुड बी अडॉप्टेड। अगर स्ट्रेंथ पे असर डालती है, इसी वजह से सेंट्रल जो वर्क है, जो काम करने वाले लोग हैं, सेंट्रलाइजेशन मतलब एक जो अथॉरिटी है वो सही होनी चाहिए।
सेंट्रलाइजेशन हैज़ लो सक्सेस रेशियो इन जाइंट साइज यूनिट्स। अगर बहुत बड़ा यूनिट है, जाइंट साइज यूनिट में बहुत बड़ा यूनिट है, तो सेंट्रलाइजेशन जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हैंस सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज डन एज पर द साइज ऑफ द यूनिट। नाउ स्केलर चेन, एक चेन बनती है, ठीक है, काम करने में यूनिट में एक चेन बनती है। द प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन क्रिएटिंग चेन फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़। टॉप लेवल से लेके, जैसे हमने 3 वो पढ़े थे, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर उसके बाद में लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। तो 3 लेवल्स होते हैं, है ना। टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक एक चेन बनती है, वो चेन होनी चाहिए। चेन ऑफ पावर फ्रॉम हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स टू बॉटम लेवल एम्प्लॉयज शुड बी नॉट बी ब्रोकन। और ये चेन टूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो यूनिट को नुकसान होता है। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी वेस्टेड एज पर देयर रिस्पेक्टिव लेवल। अगर वो चेन टूट गई तो क्या होगा, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ यूनिट शुड बी अवेयर फॉर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम। एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं, अगर उसका डिसीजन मेकिंग कुछ गलत, मतलब डिसीजन कुछ गलत हो जाता है, या उनको अवेयर रहना पड़ता है कि कौन सी चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। एज अ रिजल्ट अ स्केलर चेन अकर्स। तो अगर नहीं पता चलता है ये चीज़ कि डिसीजन किसने गलत लिया या क्या हुआ, या चेन टूटती है, तो ये स्केलर चेन ये अकर होती है, मतलब बिगड़ जाती है। विच मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, सो फिर उसके बाद है ऑर्डर, इक्वलिटी। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्रणाम।